हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन एवं शिक्षक भर्ती के लिए साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़। दोस्तों आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं व्यापम में पूछे गए हैं और इसी पैटर्न में आपको प्रयोगशाला परिचालक में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज का यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के पीछे 10-10 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास होगा हमारा प्रयोगशाला परिचालक का एमसीक्यू का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो उन दोनों वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो फिर चलिए कोई देरी ना करते हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, जे थॉमसन को भौतिक के क्षेत्र में खाली स्थान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, देखिए प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है और पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इन सभी को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिर देखिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हर एक क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो फिर चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। देखिए इस प्रश्न को बनाने से पहले आप एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या है दोस्तों वह ट्रिक है दोस्तों ईंट पर नाचे। ठीक है, ईंट पर नाचे। अब देखिए ई का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन। हर एक चीज़ को हम डिटेल में समझते चलेंगे। देखिए ई का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। और ट किससे बनता है दोस्तों, टी से। तो फिर टी से हो जाएगा आपका थॉमसन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका थॉमसन। अब उसके बाद देखिए पर से क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन। पर से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, प्रोटॉन। ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन। अब उसके बाद र से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, रदरफोर्ड। र से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, रदरफोर्ड। ठीक इसी प्रकार देखिए न का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन। और उसके बाद च से क्या हो जाएगा आपका, च से हो जाएगा दोस्तों आपका चैडविक। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका चैडविक। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रिक को आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। ईंट पर नाचे, ई का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। और ट का मतलब क्या हो जाएगा, थॉमसन। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, थॉमसन है। ठीक इसी प्रकार प का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन। और र का मतलब क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है। ठीक इसी प्रकार न से क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन। और च से क्या हो जाएगा, चैडविक। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, चैडविक हैं। और इन सभी साइंटिस्ट को अपने अपने खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, जैसे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था और चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये प्रमुख खोज करता है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। यहाँ से 110% प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या चीज़ पूछा है हमें, जे थॉमसन किस में आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें आप एक पॉइंट और याद रखिएगा। यहाँ से देखिए हमने प्रोटॉन का देख लिया। ठीक है, प्रोटॉन का कौन है, रदरफोर्ड है। हमने इलेक्ट्रॉन का देख लिया, इसका कौन है दोस्तों, थॉमसन है। हमने न्यूट्रॉन का देख लिया, इसके खोजकर्ता कौन है, चैडविक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और बच गया, क्या चीज़ दोस्तों, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का भी आपको पूछा गया। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। यह दोस्तों कार्ल एंडरसन। ठीक है, कार्ल एंडरसन, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, कार्ल एंडरसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए आपको मात्रा दिया गया है, एसआई मात्रक दिया गया है। अब देखिए ए नंबर क्या दिया दोस्तों आपका, लेंस की क्षमता। ठीक है, यहाँ पर डायोप्टर दिया है, दबाव दाब, पास्कल, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता, इसमें क्या दिया दोस्तों आपका, क्यूरी। उसके बाद आपके ऑप्शन दिया है दोस्तों डी में उष्मा, और इसका दिया है दोस्तों एसआई मात्रक जूल। ठीक है, तो इनमें से क्या चीज़ बोला है, एक चीज़ को आप देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें क्या बोला दोस्तों, सुमेलित नहीं है।
ठीक है, जो चीज़ सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। तो फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी का कमेंट आना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? लेंस की क्षमता को हम किससे मापते हैं? डायोप्टर से। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमें गलत कथन निकालना है। ठीक है, जो गलत है उसको हमें छांट करके निकालना है। उसके देखिए दबाव या फिर दाब, जिसको बोला जाता है प्रेशर। ठीक है, इसका जो है ये सा यूनिट क्या होता है दोस्तों? ये होता है पास्कल का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका बेकुरेल। ठीक है, ये हो जाएगा बेकुरेल। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? बेकुरेल। ध्यान दीजिएगा, क्यूरी इसका मात्रक है लेकिन क्यूरी इसका एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, हमें इसमें क्या चीज़ पूछा है? एसआई मात्रक। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एसआई मात्रक निकालना था। ठीक है, एसआई मात्रक को छोड़ करके और भी कई मात्रक होते हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ पूछा है दोस्तों? हमें एसआई मात्रक। तो इसमें से देखिए आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गलत सुमेलित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपको नहीं है करके बोला है। देखिए वोल्ट मीटर का क्या दिया है दोस्तों? विभवांतर। अमीटर का क्या दिया है? विद्युत धारा। पोटेंशियोमीटर का क्या दिया है? विद्युत वाहक बल। और गैल्वेनोमीटर का क्या दिया है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का कमेंट आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया है? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम क्या चीज़ को मापते हैं? वोल्ट मीटर से हम मापते हैं विभवांतर, मतलब हमारे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमीटर। अमीटर से हम क्या मापते हैं दोस्तों? विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम मापते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया दोस्तों? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम क्या मापते हैं? विद्युत वाहक बल। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से हम क्या मापते हैं? गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है दोस्तों विद्युत धारा की तीव्रता। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा की तीव्रता, या फिर विद्युत धारा की तीव्रता के साथ साथ धारा की दिशा को मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, ना कि विद्युत प्रतिरोध को। तो इन चारों ऑप्शन में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको मैंने राइट कर दिया है, ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल इसका ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो फिर कमेंट कीजिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसी के साथ दोस्तों आपको हमारे पूरे क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, आप वहां पर जा करके जुड़ सकते हैं। आपको सभी क्लास का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न को हम समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। ठीक है, एक तराजू के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग में मतलब क्या चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ हमें पूछा गया है। तो देखिए हम एक बार सांस लेते हैं तो लगभग 1 लीटर हवा खींच लेते हैं। ठीक है, और 1 लीटर हवा का भार कितना होता है दोस्तों? 1 लीटर हवा का भार कितना होता है? 1 लीटर हवा जो है आपका 1.225 ग्राम। ठीक है, 1.225 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कई प्रश्न में आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से डेटा पूछा गया है कि 1 ग्राम हवा का वजन कितना हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, सॉरी 1 लीटर हवा का वजन ग्राम में कितना हो जाएगा? तो ये होता है दोस्तों 1 लीटर हवा का वजन ग्राम में 1.225 ग्राम। मतलब कोई व्यक्ति अगर तराजू के ऊपर खड़ा है और यदि वह गहरी सांस लेता है, मतलब 1 लीटर या फिर उससे भी ज़्यादा हवा अंदर खींच लेता है, तो उसका वजन जितना भी रहेगा दोस्तों उससे 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। ठीक
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या फिर अभिकेंद्रण। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप 2 पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रखिएगा दोस्तों। एक होता है अभिकेंद्रण, ठीक है, एक हो जाएगा दोस्तों आपका अभिकेंद्रण, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका अपकेंद्रण। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका अपकेंद्रण। अब देखिए एक होगा दोस्तों अभिकेंद्रण और एक होगा आपका अपकेंद्रण। अब देखिए अभिकेंद्रण मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आप एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हो, ठीक है, एक वृत्ताकार पर कोई सा भी पिंड गति कर रहा हो या फिर आप ही गति कर रहे हो, तो अगर कोई भी फोर्स लग रहा है, वो फोर्स अगर केंद्र की ओर लग रहा हो, ठीक है, वो फोर्स केंद्र की ओर लग रहा हो, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अभिकेंद्रण। ठीक है, और सेम इसी प्रकार अगर कोई सा भी पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है और उसमें फोर्स जो है दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है, उसमें फोर्स केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अपकेंद्रण। ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अभिकेंद्रण मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स जो है केंद्र की ओर। देखिए यहाँ पर ये आपका ये वृत्ताकार पथ है, तो इसका केंद्र कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इसका सेंटर पॉइंट, इसका भी सेंटर पॉइंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अभिकेंद्रण देखिए इसमें जो है फोर्स जो है वो केंद्र की ओर लग रहा है। अपकेंद्रण मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स जो है वो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। अब देखिए इन दोनों का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। अभिकेंद्रण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि कोई सा भी ग्रह है, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, वो किसके कारण कर रहे हैं दोस्तों, अभिकेंद्रण फोर्स के कारण। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इसका एग्जाम्पल। बिल्कुल एग्जाम्पल को भी आप नोट करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण मतलब सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। तो देखिए अपकेंद्रण का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। देखिए इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों आपका वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका वॉशिंग मशीन, जो चीज़ आपको प्रश्न में पूछा गया है। और उसके बाद और कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वॉशिंग मशीन के बाद जैसे दूध से मक्खन निकालना। ठीक है, दूध से मक्खन निकालना, ये किसके कारण होता है, अपकेंद्रण के कारण। ठीक है, तो ये आपका 2-4 कुछ एग्जाम्पल है, इसको भी आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अपकेंद्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन कौन कौन से दोस्तों, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, उसके बाद पानी जम जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा क्योंकि यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं देखिए जो जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ हर एक प्रश्न में, सभी पॉइंट को भी बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलेगा क्योंकि वही पॉइंट से जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मैं सभी से लेकर के मतलब जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उस टॉपिक से, उस प्रश्न से, उन सभी को मैं आपको पॉइंट के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा दोस्तों। देखिए अगर 9 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, देखिए इसमें 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। तो देखिए पहले मैं 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो घनत्व जो होता है
वो होता है दोस्तों आयतन का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मतलब आयतन का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा, घनत्व अगर घटेगा तो आयतन बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करूं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है जल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए घनत्व तो अगर बढ़ेगा तो उसका आयतन कम हो जाएगा, आयतन घटेगा। ये प्रोसेस होगा दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक में। अब देखिए ये इसका टेम्परेचर आ गया दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को और कम करूं तो इस प्रोसेस में दोस्तों जो है पानी जो है बर्फ जमना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे हाई होता है। उसके बाद अगर मैं और टेम्परेचर को कम करूँ तो पानी जो है बर्फ बनना चालू हो जाएगा। और बर्फ जमने पर क्या होगा दोस्तों, घनत्व तो कम होगा जिससे आयतन बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, आयतन बढ़ेगा। देखिए जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ अगर इसको आप समझ नहीं पाते, देखिए अगर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। उसके लिए दोस्तों आपको क्लास को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना होगा, समझना होगा, तभी आप इसको पीडीएफ को समझ पाओगे। ठीक है, तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा, ध्यान से नोट करते चलिएगा। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अब आप प्रश्न में आ जाइए। अगर मैं टेम्परेचर को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दूं तो उस प्रोसेस में क्या होगा, पहले आयतन घटेगा। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोस्तों आयतन घटेगा। उसके बाद 4 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर आयतन फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो पहले आयतन घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका कथन और कारण से संबंधित। ठीक है, आजकल इसी प्रकार से प्रश्न व्यापम पूछ रहा है आपको कुट भाषा में। देखिए क्या बोला है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ये हो गया दोस्तों कथन। अब देखिए इसी का कारण क्या दिया है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। देखिए आपके ऑप्शन क्या दिए दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दोस्तों पहले इसके हम पॉइंट को समझ लेते हैं कि कथन और कारण क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए कथन ए बोल रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। अब देखिए दोस्तों अगर हम किसी ऊंचाई पर चले जाएं, एग्जाम्पल के लिए हम किसी पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं, तो देखिए आपको पता है कि पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम किसी ऊंचाई पर चले जाएं तो वहाँ जो है प्रेशर डाउन होता है। ठीक है, वहाँ प्रेशर, वहाँ दाब कम होता है। अब देखिए दाब कम होने से, प्रेशर कम होने से क्या होता है दोस्तों, उसी ऊंचाई वाले स्थान पर पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान में उबलना चालू हो जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान में भी प्रेशर के कारण, प्रेशर डाउन के कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान में पानी उबलना चालू हो जाता है ऊंचाई वाले स्थानों में। अब इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम जल में नमक मिला देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है पानी का जो है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिससे भोजन जो है जल्दी पक जाता है। ठीक है, इसीलिए हम ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन में या फिर भोजन को पकाने के लिए उसमें नमक को मिला देते हैं, मतलब कथन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कारण क्या बोल रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, बिल्कुल कम होता है। अब आप जो है माउंट एवरेस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको बहुत ही कम तापमान, ठीक है, माइनस में आपको तापमान देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कथन भी सही होगा दोस्तों और कारण भी सही होगा। लेकिन कारण जो है कथन को सही एक्सप्लेन कर रहा है क्या, इसकी व्याख्या कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा है दोस्तों। ये वाला जो है हमारा प्रेशर पे डिपेंड है। ठीक है, ये वाला जो कथन दिया दोस्तों ये आपका प्रेशर पे डिपेंड है। लेकिन जो कारण दिया है दोस्तों ये आपका टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। लेकिन कारण आर जो है दोस्तों वो कथन ए की व्याख्या नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए फिर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों, मार्बल का, सीमेंट का, जिप्सम का या फिर चूना पत्थर का। फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, सभी का कमेंट आना चाहिए।
देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है दोस्तों? ये बनता है आपका जिप्सम से, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है दोस्तों आपका जिप्सम से। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट करके रखिएगा। ये हो जाएगा आपका CaSO4, ये हो जाएगा दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अब देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? जैसे कि आपको कोई चोट लग गया या फिर बॉडी में कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें हम पट्टी बांधते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मूर्ति बनाने में, इसके साथ साथ दोस्तों मूर्ति को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हो रहा है आजकल, ठीक है। तो इसका यूज हो गया दोस्तों, और इसका फॉर्मूला और ये किससे बनता है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, ये भी आपका कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन ए क्या दिया है कि मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए कारण क्या दिया दोस्तों, स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट कीजिए। देखिए सबसे पहले हम कथन को समझते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। संतान में लिंग निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं, ना कि स्त्रियां जिम्मेदार होती हैं। देखिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों? पुरुषों में पाया जाता है आपका XY गुणसूत्र, ठीक है। ठीक इसी प्रकार फीमेल में, इसी प्रकार स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। अगर इस एक्स के साथ ये वाला एक्स मिल गया तो उससे जो है फीमेल होगी, या फिर इसके वाई के साथ ये वाला एक कोई सा भी एक्स मिलेगा तो उससे जो है मेल होगा, ठीक है। जो भी बच्चा होगा वो मेल होगा। तो देखिए मानव के संतान में लिंग निर्धारण के लिए केवल और केवल पुरुष जिम्मेदार होते हैं, मतलब हमारा कथन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कारण आर में क्या दिया दोस्तों, स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो ये वाला हमारा कारण आर जो है वो सही हो जाएगा। मतलब कथन ए गलत होगा और कारण आर सही होगा। देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में। ए असत्य है और आर सही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसी में आप 1-2 पॉइंट और याद रखिएगा। देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मानव में टोटल 46, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसी को अगर आपको जोड़े में पूछ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 23 जोड़ा, ठीक है। टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों जोड़ा में, ठीक है। और आपको देखिए टोटल गुणसूत्र पूछ दिया जाए तो टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? देखिए माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर कैरोटीन। तो ये क्वेश्चन जो है सभी से बनने चाहिए। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें हम कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टोज क्या होता है दोस्तों? ये एक प्राकृतिक शर्करा है। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज जो होता है वो एक प्राकृतिक, ये होता है दोस्तों एक प्राकृतिक शर्करा, ठीक है। देखिए जो प्रश्न में पूछा है सारे पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में अगला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध जो है वो कौन से जीवाणु के कारण दही जमता है या फिर कौन से जीवाणु के कारण दूध खराब होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस, ठीक है। वो हो जाएगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब होगा
तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। दूध जो है, दूध का दही किस बैक्टीरिया के कारण जमता है, किस जीवाणु के कारण जमता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। अब देखिए इसी में हमारा दोस्तों अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से और किस प्रकार से प्रश्न बनता है कि दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है, ये होता है दोस्तों आपका बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण, ठीक है। और कौन से जीवाणु के कारण, तो वो जीवाणु हो जाएगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, और किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो देखिए दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, दूध जो है पीला रंग किसके कारण किसके कारण दिखता है, तो ये होगा दोस्तों कैरोटीन के कारण, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कैरोटीन के कारण, ठीक है। कैरोटीन की उपस्थिति में दूध जो है हमें हल्का पीला दिखाई देता है। अब देखिए इसी में हमारा अगला पॉइंट और क्या हो जाएगा दोस्तों कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं, कि दूध की प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को हम रेनिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन सभी पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, लैक्टोज एक प्रकार का प्राकृतिक शर्करा है, इसी के कारण दूध में जो है मीठापन होता है, ठीक है। और दूध का खराब होना या फिर दूध का दही में जमना जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद दूध जो हमें हल्का पीले कलर का दिखाई देता है, तो दूध का पीलापन किसके कारण होता है दोस्तों, वो होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, दूध में जो भी प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों उसको पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो उस एंजाइम का नाम है दोस्तों रेनिन, ठीक है। तो इन पांचों पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रखेगा, यहाँ से किसी भी पॉइंट से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि रुधिर वर्णक के संबंध में सही कथनों को चुनिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा दोस्तों, उसको हमें बताना है। तो फिर कमेंट कीजिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए इसमें क्या बोला है, रुधिर वर्णक के संबंध में सही कथन को चुनिए। रुधिर मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, ब्लड के बारे में बोल रहा है, ठीक है। रुधिर मतलब ब्लड के बारे में बोल रहा है। अब देखिए ब्लड में आयरन पाया जाता है क्या, बिल्कुल पाया जाता है, मतलब हमारा ये पॉइंट नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके देखिए ब्लड जो है इसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा के कारण ही वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, तो यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा चौथे नंबर पे क्या दिया है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ठीक है, रक्त में जो है ऑक्सीजन को फ्लो करता है, ऑक्सीजन का वाहक है, मतलब ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। उसके देखिए तीसरे नंबर पर क्या दिया दोस्तों, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम विटामिन का होता है, ठीक है, ना कि ब्लड का। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब 1, 2 और 4 सही होंगे, ठीक है। इसमें हमें सही कथन पूछा गया है, तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 80% या फिर 90%। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको साइंस का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो हमने सीजी टेट शिक्षक भर्ती के लिए साइंस का महामैराथन क्लास कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से सिखाया हुआ है। तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आपका प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला तकनीशियन दोनों में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप चाहो तो उन सभी वीडियो को भी जा करके देख सकते हो। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो प्लाज्मा होता है दोस्तों उसमें 90% जल होता है, ठीक है, अप टू 90% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वाटर हो जाएगा, ठीक है। 90% जल होगा और शेष देखिए 90% में क्या होगा दोस्तों, जल होगा, और जो शेष 10% बच गया इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है। 10% में क्या होगा दोस्तों, आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिला करके 10% का वेटेज रखते हैं। उसके बाद केवल और केवल 90% में आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, जल मिलेंगे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ दोस्तों देखिए प्लाज्मा मतलब ब्लड के बारे में बात हो रहा है। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन में ब्लड के बारे में सभी पॉइंट को डिस्कस किया था। तो आप जो है हमें कमेंट करके बताइए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू कितना होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो फिर चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया अगला प्रश्न कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए 22, 2, 38 या फिर 20। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किसी भी परमाणु में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या। तो किसी भी परमाणु में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें हमें क्या चीज पूछा है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, तो द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा आपका प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये होता है दोस्तों द्रव्यमान संख्या का मान, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका द्रव्यमान संख्या। अब देखिए इस प्रश्न में क्या चीज़ दिया है हमें, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें कितनी दी गई है दोस्तों, 18। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया गया दोस्तों, हमें 20, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में अगर मैं रखूं तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने दोस्तों 18 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है दोस्तों हमारे पास 20। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 8 और ये 2 और ये 1 3, ठीक है, 38। ये 38 हमारा क्या निकल के आ गया, 38 निकल के दोस्तों टोटल द्रव्यमान संख्या, और यही चीज हमें पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप जो खाली स्थान है, ठीक है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, या फिर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसके बराबर में। तो कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका क्रायोजेनिक ताप, ठीक है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर। तो देखिए क्रायोजेनिक ताप का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रायोजेनिक ताप हम किसको बोलते हैं, आपका बहुत ही कम ताप, ठीक है। देखिए लगभग -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रायोजेनिक ताप, ठीक है। और देखिए क्रायोजेनिक ताप में ही आपका पारा ये जमता है। ये प्रश्न भी व्यापम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्रायोजेनिक ताप से क्या आता है दोस्तों, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ताप, ठीक है, बहुत ही कम ताप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ठीक है, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान को हम क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। अब देखिए उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा, कितना होगा, 104, 122, 100 या फिर 75। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हमने पिछला क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था दोस्तों। बहुत ही अच्छा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था। कोई सा भी आपका टेम्परेचर हो, चाहे आपका फ़ारेनहाइट हो, चाहे आपका सेल्सियस हो, चाहे आपका केल्विन हो या फिर आपका र्यूमर हो, ठीक है, चार ही आपका ताप होता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर। इन चारों में एक दूसरे में कन्वर्ट करने का बहुत ही अच्छा फार्मूला हमने पिछला क्लास में डिस्कस किया था। तो उस फार्मूला का यूज कीजिए। अगर आपने अभी तक पिछला क्लास नहीं देखा तो आप जाकर के उस क्लास को जरूर देखिए, उस फार्मूला का यूज कीजिए। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वाला जो है न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा क्लास कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।